साथियों स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे नर्सिंग से संबंधित हर एक अपडेट और हर एक दोस्तों वीडियो मिलेगा। तो साथियों ये है आप सभी के बीच में सेकेंड ईयर का दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल डाला था, जो लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमने 10-12 डिफिनीसन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है जहाँ पे जो बाकी इसमें का बच चुका है उसको हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा शॉर्ट नोट या डिफिनीसन में आप सभी से पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट में। खासकर दोस्तों ये एमपी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों 10 पूछता है डिफिनीसन और शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है। तो आपको इसमें से कम दोस्तों 5 क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस 15-20 में से। तो साथियों आप लोग जरूर देखिए। चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों ये नर्सिंग सर्जिकल मेडिकल 2 का है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। साथियों यहाँ पे है ओटिटिस मीडिया। दोस्तों इससे पहले हमने कर लिया था, अब देखते हैं ओटिटिस मीडिया क्या होता है। तो साथियों जो ओटिटिस मीडिया है यह क्या है, एटियलीज का रोगजनक के संदर्भ के बिना मध्य कान की सूजन है। इसे एटियलॉजी अवधि रोग सूचकता और शारीरिक निष्कर्षों के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों सिंपल सी समझिए, ओटिटिस मीडिया जो है दोस्तों क्या होता है, कानों का सूज जाना, मध्य कान में सूजन हो जाता है, जिससे आपको दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम होगा, जैसे कान में पेन होगा, कान में दोस्तों बहुत सारा क्या दिक्कत होने लगेगा, यानी कान के मध्य भाग में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, और वही सूजन क्या होता है, ओटिटिस मीडिया कहलाता है। अब साथियों हम यहाँ पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेंकियल अस्थमा। तो दोस्तों ब्रेंकियल अस्थमा एक चिकित्सीय स्थिति है जिसके कारण फेफड़ों का वायु मार्ग सूज जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रेंकियल अस्थमा क्या होता है। तो ब्रेंकियल अस्थमा में दोस्तों फेफड़ों का जो वायु मार्ग होता है, जहाँ से वायु प्रवेश करता है, वह क्या होता है, सूज जाता है और सिकुड़ जाता है, मतलब संकीर्ण हो जाता है। इस सूजन के कारण वायु मार्ग अतिरिक्त बलगम पैदा करता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी, छोटी खांस और घरघराहट होती है। रोग पुराना है और दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करता है। साथियों देखिए ब्रेंकियल अस्थमा क्या है, तो इसको नॉर्मल में समझिए। ब्रेंकियल अस्थमा एक चिकित्सीय कंडीशन है, मेडिकल सिचुएशन है, पोजीशन है, जहाँ पे दोस्तों आप सभी के जो फेफड़ा होता है वो फेफड़ा में वायु मार्ग क्या होता है, वायु मार्ग जहाँ से वायु प्रवेश करता है फेफड़ा से फेफड़ा में जाने के लिए, तो दोस्तों लंग्स में, वहाँ वो जो मार्ग होता है वो सूज जाता है। सूजने के बाद वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, उसी को संकीर्ण बोलते हैं। और सूजने के कारण क्या होता है, अतिरिक्त बलगम पैदा करता है, क्योंकि अच्छा से वो क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तो बलगम अधिक पैदा करेगा, और बलगम अधिक पैदा करेगा दोस्तों तो क्या होगा, सांस लेना मुश्किल होगा जब वो वायु मार्ग भर जाएगा तो, और सांस लेने में मुश्किल होगा तो खांसी होगा, छोटी सांस होगा, मतलब दम ज़्यादा, घरघराहट होगा, रोग पुराना होगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, कामकाज में ये दिक्कत पहुंचाएगा। तो यही क्या होता है, ब्रेंकियल अस्थमा, जिसको हम लोग दमा बोलते हैं आमतौर पे। अब साथियों हम यहाँ पे आप लोग को बीच देख रहे हैं हेमोडायलिसिस। दोस्तों हेमोडायलिसिस क्या होता है, तो हेमोडायलिसिस आपके रक्त से अपशिष्ट और पानी को छानने का एक उपचार है। दोस्तों हेमो मतलब हेमो, जब ये हेमो वर्ड आएगा तो समझिए रक्त से संबंधित है, और डायलिसिस मतलब क्या होता है, छानना। तो दोस्तों शुद्धिकरण, तो वही कहता है हेमोडायलिसिस जो है रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है या जो अतिरिक्त पानी है उसको छानने का कार्य करता है, उपचार करता है हेमोडायलिसिस में। जैसा कि आपके गुर्दे ने तब किया था जब वे स्वस्थ थे, मतलब जैसे आपका किडनी स्वस्थ है तो दोस्तों हेमोडायलिसिस का काम बिल्कुल सही से किडनी ही करता है। लेकिन हेमोडायलिसिस का ज़रूरत कब होता है, जब आपके रक्तचाप में के नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण खनिज जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को संतुलन करने में मदद करता है। अब साथियों देखिए हमारे ब्लड में अनेक प्रकार के पदार्थ है, अनेक प्रकार के तत्व मौजूद हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, रक्त को शक्तिशाली प्रदान करता है, जिससे वो हर एक अंग तक पहुंचता है। तो दोस्तों इन सारे तत्वों, इन सारे खनिजों में कम बेस होते रहता है, तो इसी कम बेस को क्या करता है, डायलिसिस जो है किडनी है वो शुद्ध करके रखता है, सभी को संतुलन बना के रखता है। लेकिन जब आपका किडनी खराब होता है दोस्तों तो उस अवस्था में डायलिसिस का काम आता है। तो जो खून का डायलिसिस होता है उसे हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं।
उसके बाद दोस्तों है सभी अंग के लिए डायलिसिस दोस्तों अलग अलग तरीका से होता है। तो रक्त के लिए डायलिसिस होगा, इसको हम हेमोडायलिसिस बोलेंगे। अब दोस्तों है यहाँ पे जिगर सिरोसिस, जी हाँ दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब जिगर का सिरोसिस। तो दोस्तों सिरोसिस जिगर के निशान यानी फाइब्रोसिस का एक देर से चरण है जो कई प्रकार के यकृत रोग की स्थितियों जैसे हेपेटाइटिस और पुरानी शराब के कारण होता है। दोस्तों देखिए जिगर का सिरोसिस मतलब सीधा समझिए कि जिगर का सिरोसिस मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर एक प्रकार का क्या है, ये बीमारी का निशान होता है जो दोस्तों क्या होता है जिसमें कई प्रकार के आपका लीवर में बीमारी होता है, जैसे हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस के कई प्रकार है, या पुरानी शराब के कारण या कोई जहरीला पदार्थ लेने से आपका लीवर खराब होता है। वही दोस्तों जो निशान होता है लीवर में वही जिगर ऑफ सिरोसिस कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में। तो साथियों ये ग्लूकोमा है, यहाँ पे कहता है ग्लूकोमा या बढ़ा हुआ अंतर गर्भाशय दबाव आईओपी दोस्तों का आँख के पूर्व काल पक्ष से जलीय हास्य के अपर्याप्त जल निकासी का परिणाम है। दोस्तों ग्लूकोमा क्या है, तो दोस्तों जो ग्लूकोमा आप सभी जानते हैं हमारे आँख में भी क्या है कचाव के रूप में द्रव भरा है। तो कहता है पूर्व काल मतलब पहले से ही दोस्तों क्या है जलीय हास्य के अपर्याप्त जल निकासी मतलब आपके आँख से बिना मात्रा के बिना काम के ही आंसू निकलता है, वही क्या है ग्लूकोमा है। जैसे किसी को देखते हुइएगा दोस्तों उनके आँख से हमेशा किसी कारण से बिना किसी कारण से दोस्तों उनकी आँख से आंसू आता रहता है, तो उनको क्या चीज़ का प्रॉब्लम होगा, उनको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपके आँख की ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और समय के साथ खराब हो जाती है। दोस्तों जिनके आँख से बिना किसी काम के आंसू आता रहता है ऑटोमेटिक, अगर वो नहीं दिखाए तो उनके तंत्रिका आँख ऑप्टिक जो तंत्रिका वो खराब हो जाएगा और फिर आँख भी खराब हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आपदा डिजास्टर के बारे में। दोस्तों एक आपदा एक छोटी या लंबी अवधि में होने वाला एक गंभीर व्यवधान है। दोस्तों आपदा क्या है, तो आपदा दोस्तों छोटी देर के लिए या बड़ी देर के लिए भी आ सकता है। जैसे दोस्तों कोरोना आया था, तो कोरोना क्या है एक प्राकृतिक आपदा था, तो इसमें क्या है दोस्तों ये बहुत देर तक चला, बहुत दिनों तक चला, तो ये लंबी समय के लिए हुआ। कोई दोस्तों जैसे बाढ़ आया तो 5 दिन 2 दिन बाढ़ रहता, या बारिश आया 2 दिन बारिश हुआ और चला गया, तो ये सब लंबी छोटी अवधि के लिए है। तो ही कहता है आपदा छोटी और लंबी अवधि के लिए हो सकता है जो व्यापक मानव सामग्री आर्थिक या पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पर्यावरण का मानव का सामग्री का सभी तरीक़ा से नुकसान पहुंचता है आपदा में। जो प्रभावित समुदाय या समाज की अपने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से अधिक है। दोस्तों अब देखिए आपदा में होता क्या है, तो आप लोग समझते हैं आपदा प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के सामानों का नुकसान होता है। कोई भी आपदा आएगा तो नुकसान होगा ही। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में फोटोफोबिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछेगा और डिफिनीशन में भी। तो दोस्तों फोटोफोबिया क्या है देखिएगा, तो यह एक चिकित्सीय लक्षण के रूप में फोटोफोबिया को एक रुग्ण भय का भय नहीं है, बल्कि प्रकाश के संपर्क में आने या आँखों की वास्तविक शारीरिक संवेदनशीलता की उपस्थिति के कारण आँखों में परेशानी या दर्द का अनुभव है। देखिए दोस्तों फोटोफोबिया जो है दोस्तों वो आपके क्या होगा, आँख में दोस्तों प्रकाश या प्रकाश की उपस्थिति में संवेदनशील शारीरिक जो आँख है आपका संवेदनशील है, उसमें आपको क्या होगा प्रकाश से डर लगेगा या प्रकाश के आप सह नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में फोटोफोबिया होता है। मतलब सीधा समझिए आपका आँख प्रकाश को नहीं सह पाता है, भय होता है प्रकाश में जाने से, तो उसी को हम क्या कहते हैं फोटोफोबिया कहते हैं। देखिए दोस्तों हालांकि यह शब्द कभी कभी असमान या तर्कहीन पर भी लागू होता है, प्रकाश का डर जैसे हेलोफोबिया। अब देखिए दोस्तों प्रकाश से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं हेलोफोबिया कहते हैं, उसी को हम लोग फोटोफोबिया भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियोथेरेपी क्या होता है। तो दोस्तों विकिरण चिकित्सा जिसे रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है, एक कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर की सिकुड़ने के लिए विकिरण की उच्च खुराक का उपयोग करता है। कम खुराक पर आपके शरीर के अंदर देखने के लिए एक्सरे में विकिरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपके दांतों या टूटी हड्डियों के एक्सरे के साथ। दोस्तों रेडियोथेरेपी क्या है तो समझ लीजिए, रेडियोथेरेपी जो दोस्तों है वो एक क्या है विकिरण चिकित्सा है, मतलब रेडियोथेरेपी जहाँ पे दोस्तों आपके कैंसर के उपचार या कैंसर होता है तो जो कैंसर रहित जो दोस्तों कैंसर वाला जो कोशिका शरीर में होता है उसको मारने के लिए रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्यूमर का सिकुड़न के लिए विकिरण का उच्च खुराक दिया जाता है इसी रेडियोथेरेपी का। और दोस्तों ये छोटे स्तर पर देखा जाए तो एक्सरे होता है जिसमें टूटी फूटी हड्डियों का देखने का काम क्या कौन करता है रेडियोथेरेपी ही करता है।
जो एक्सरे में उपयोग होता है वो रेडियोथेरेपी ही होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं खुजली स्कैबिज के बारे में। तो साथियों स्कैबिज एक त्वचा संक्रमण है, बिल्कुल सही है, जो सरकोप्स स्कैबी नामक घुन के कारण होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, स्कैबिज खुजली किसके कारण होता है? तो सरकोप्स स्कैबी नामक घुन के कारण होता है, मतलब कीड़ा के कारण। अनुपचारित ये सूक्ष्म कण आपके त्वचा पर महीनों तक रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप उपचार नहीं कराते हैं तो ये जो सूक्ष्म कण है ये आपके त्वचा पर महीनों तक रह सकता है। वे आपकी त्वचा की सतह पर प्रजनन करते हैं और फिर उसमें दब जाते हैं और अंडे देते हैं। उससे त्वचा पर खुजली लाल चकत्ते बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्कैबिज में खुजली में होता क्या है कि अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, आपके त्वचा को धीरे धीरे और संक्रमण करते जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो होता है, ये सूक्ष्म कण धीरे धीरे अपने से सामान और ज़्यादा पैदा करते जाता है। सूक्ष्म जीव को अंडे देगा, फिर आप उसको खुजलाइएगा और फिर वो क्या होगा, वहाँ पे अंडे उसका फूटेगा और फिर वो बढ़ जाएगा। यही होता है खुजली में। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्डोसिस। जी हाँ दोस्तों, अकुब्जता। जी हाँ दोस्तों, अग्र कुब्जता। तो दोस्तों लॉर्डोसिस मानव रीढ़ के काठ और ग्रीवा क्षेत्रों की समान आवक लॉर्डोटिक वक्रता है। वक्ष और त्रिक क्षेत्रों में समान बाहरी उत्तल वक्रता को किफोसिस या काइफोटिक कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक लॉर्डोसिस से आया है। लॉर्डोस पीछे मुड़े हुए ए। अब दोस्तों देखिएगा, आप सब समझिएगा कि अग्र कुब्जता यानी लॉर्डोसिस होता क्या है। तो दोस्तों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुबर बोलते हैं। मतलब जो रीढ़ की हड्डी होता है, जो दोस्तों मानव शरीर होता है, वो क्या होता है, वो आगे या पीछे की तरफ क्या होगा, कुबर की साइड में निकल जाता है। मतलब वो उभार आ जाता है, बढ़ जाएगा, वहाँ पे ऊंचा जैसा दिखने लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कुबर बोलते हैं। लॉर्डोसिस वही होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एपिस्टैक्सिस। जी हाँ दोस्तों, एपिस्टैक्सिस होता क्या है। तो दोस्तों एपिस्टैक्सिस से जिसे नक्सीर के रूप में भी जाना जाता है, नाक के किसी भी क्षेत्र के श्लेष्म झील में छोटे विकृत वाहिकाओं के टूटने के कारण नाक से होने वाला रक्तस्राव है। आमतौर पर साइट पूर्वकाल पट है, जहाँ 3 प्रमुख रक्त वाहिकाएं नाक गुहा में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आप लोग समझिए, एपिस्टैक्सिस जो है दोस्तों वह क्या है, एक प्रकार से नाक से खून निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस कहते हैं। नाक से खून निकलना एपिस्टैक्सिस होता है। ये आप लोग को फिलअप में पूछेगा। जिसमें दोस्तों होता क्या है कि आपके जो नाक होता है वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जो मौसमी परिवर्तन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे दोस्तों आपके नाक से ब्लड आने लगता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जी हाँ दोस्तों, कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। तो दोस्तों कोरोनरी धमनी रोग। जी हाँ दोस्तों, कोरोनरी धमनी रोग CAD एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोरोनरी धमनियों के अंदर पट्टिका का निर्माण होता है। कोरोनरी धमनियाँ वे धमनियाँ हैं जो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, पट्टिका बनाई जाती है। अब देखिए ध्यान में दीजिए, कोरोनरी धमनी क्या है। तो दोस्तों कोरोनरी जो धमनी होता है वो हृदय के मांसपेशी जो होता है, जो हार्ट है उसके मांसपेशी है। तो दोस्तों उसके मांसपेशी में ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या पकड़ता है, पहुंचाता है कौन, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी धमनी हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो दोस्तों क्या करता है, पट्टिका बनाए रहता है, उसके थ्रू जाता है। लेकिन अब इसमें रोग जोड़ दिया है, डिजीज। तो दोस्तों जो रक्त नहीं पहुंच पाएगा आसानी से, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वही क्या होगा, कोरोनरी धमनी रोग होगा। मतलब आपके मांसपेशी में, हृदय के मांसपेशी में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति सही से नहीं होना ही क्या है, कोरोनरी धमनी रोग है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मैस्टोआइटिस। जी हाँ दोस्तों, कर्ण मूल कोशिका शोथ, मतलब मैस्टोआइटिस। अब बात करते हैं दोस्तों मास्टोइडाइटिस। मास्टोइड प्रक्रिया में एक गंभीर संक्रमण है। अब देखिएगा दोस्तों, ये भी क्या है, एक प्रकार का संक्रमण ही है, बीमारी ही है, जो कान के ठीक पीछे और नीचे की कठोर प्रमुख हड्डी है। कान में संक्रमण जो लोग मास्टोइडाइटिस के अधिकांश मामलों का इलाज करने में विफल, स्थिति दुर्लभ हो जाता है, लेकिन उपचार के बिना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, कर्णमूल कोशिका तो जो होता है हिंदी में मास्टोइडाइटिस कहते हैं इसको। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का गंभीर संक्रमण है जो आपके कान के ठीक पीछे या नीचे किसी भाग में दोस्तों ये यानी कान के आसपास हो सकता है हड्डी में,
ये क्या है, कान में संक्रमण होता है जिससे आसपास की हड्डी संक्रमित होता है वहाँ का, और दोस्तों इसके इलाज ना करने से आपके जीवन में भी खतरा हो सकता है मास्टोआइटिस का। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस सीने में दर्द या कोरोनरी हृदय रोग के कारण होने वाली परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है। अब देखते हैं दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एक प्रकार से सीने में दर्द और हृदय रोग जो होता है, कोरोनरी हृदय रोग के कारण जो भी आपके परेशानी होगा वही चिकित्सीय शब्द में क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मतलब सीने में प्रॉब्लम होना, दर्द होना, हृदय से संबंधित होने वाले बीमारी को कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशी को उतना रक्त नहीं मिल पाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहाँ पे हृदय के मांसपेशी को शुद्ध रक्त नहीं मिल पाता है, वही कोरोनरी आर्ट डिजीज होता है। तो वही होता है एंजीना पेक्टोरिस में, सीने में दर्द होगा और हृदय के मांसपेशी को जब रक्त उचित मात्रा में नहीं मिलेगा तो यह आमतौर पे इसलिए होता है क्योंकि हृदय की एक या अधिक धमनियाँ संकुचित या अवरुद्ध हो जाती है, जिसे इस्कीमिया भी कहा जाता है। अब आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि हृदय की धमनियाँ संकुचित होना क्या कहलाता है, इस्कीमिया कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से फिलअप में यह बन जाएगा कि हृदय की धमनियों को संकुचित होना दोस्तों इस्कीमिया होता है। तो दोस्तों वही कहता है एंजीना पेक्टोरियस क्या है, हृदय की मांसपेशियों को उचित रक्त ना मिलना जिससे सीने में दर्द होना क्या है, एंजीना पेक्टोरियस होता है। जिसमें क्या होता है, ब्लड नहीं मिलेगा तो संकुचित होकर क्या होगा, अवरोध हो जाएगा हृदय का मांसपेशी। अब दोस्तों हम यहाँ पे आप सभी के बीच में एक करा दिए हैं। तो दोस्तों ये लास्ट परिभाषा था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कितना यूजफुल था। आप लोग अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। आप सभी को पूछ देगा कि मास्टोआइटिस क्या है, तो यह क्या है, कान का संक्रमण है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है फिलअप सभी चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये हम परिभाषा कराए हैं शॉर्ट नोट्स है तो सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स ही होगा, यहाँ से दोस्तों आपको सीधा सीधा फिलअप मैचिंग सभी चीज़ मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये था नर्सिंग सर्जिकल मेडिकल 2 का पार्ट 2। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।